आज फैकल्टी ऑफ लॉ का एक प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय को आया, जिसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 एक कोर्स है और उसमें उसमें थोड़े से चेंजेस किए। और एक जो चेंज था वो था मेधातिथि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ। और इसको पढ़ाने के लिए दो सजेस्टिव टेक्स्ट उन्होंने दिए। पहला था मनुस्मृति विद मनुभाष्य और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। तो ये दोनों टेक्स्ट थे। इसको और ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करिकुलम में किया, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट किया। ऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रपोजल को काफी विचार के बाद में रिजेक्ट कर दिया विश्वविद्यालय ने। एक लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। विवाह के पश्चात पति द्वारा उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में एक महिला को आजाद नहीं रहना चाहिए। पति और पिता, इनसे आजाद रहने वाली महिला अपने पति और पिता दोनों के कुल को कलंकित करती है। ये पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं का पुरुषों के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उन्हें बहुत संभाल कर या फिर बहुत निगरानी में रखना चाहिए। अब तीसरी बात, पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं से आसपास जो है होती हैं तो संभल के रहते हैं और होश से काम लेते हैं। चौथी बात, जब ब्राह्मण भोजन करे तब उसे किसी सूकर, मुर्गे, कुत्ते या किन्नर या ऐसी महिला जो पीरियड्स में हो उसको देखना भी नहीं चाहिए। किससे तुलना है? सूकर, कुत्ते, इनसे। उसके बाद अगली और बात सुनिए, उस महिला से विवाह न किया जाए जिसके बाल और आंख लाल हो, जिसके अतिरिक्त अंग हो, जिसकी सेहत खराब रहे, जिसके बाल न हो या कम हो, साथ ही तारामंडल, पेड़, नदी, पर्वत, पक्षी, सांप, गुलाम या फिर आतंक से भर देने वाला नाम जिस महिला के नाम के अर्थ से जुड़े या संकेत पर हो, ऐसी महिला जो नीची जाति की हो, उससे विवाह न किया जाए। अगली बात, जिसके भाई ना हो या पिता को कोई जानता ना हो, यानी वो लड़की किसकी है किसी को मालूम ना हो, तो पुत्रिका धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष ऐसी लड़की से विवाह न करे। अब ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। जल्द ही आपके जो होनहार औलादे हैं उनको ये सब शिक्षा दी जाएगी, ये ज्ञान दिया जाएगा। और खासकर अगर न्यायिक क्षेत्र में जाना है आप, तो ये पढ़ना पड़ेगा। ये प्रस्ताव पेश हो चुका है। इस चुनाव से पहले ये चर्चा थी कि संविधान का वक्त करीब करीब खत्म हो चुका है। क्या वाकई संविधान का वक्त खत्म हो चुका है? भाऊ को चर्चा में जोड़ लीजिए। भाऊ, दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में, लॉ फैकल्टी में एक प्रस्ताव आया है। उस प्रस्ताव में लिखा गया है कि अब कानून के विद्यार्थियों को मनुस्मृति पढ़ाया जाना चाहिए। अब इस प्रस्ताव पर फाइनल अथॉरिटी जो है, सर्वोच्च शक्ति प्राप्त जो कमेटी है, वो फैसला लेने वाली है। क्या अब वो वक्त आ गया है कि संविधान की विदाई हो? और मुझे वो तारीख आज तारीख है 12 जुलाई। 25 जुलाई की तारीख थी जब मनुस्मृति को आग लगा दी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, फूंक दिया। 97 साल, संघ अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है और संघ के 100 साल पूरा होने के 2 साल बाद मनुस्मृति को फूंक देने का, जला देने का 100 साल पूरा होगा 1927 में 25 जुलाई को। क्या 100 साल पूरा होते होते बाबा साहब ने जिस मनुस्मृति को जला दिया था वो मनुस्मृति वापस आने वाली है? क्या उस खतरे का ये आहट है, शुरुआत है? देखिए आशीष जी, हम पहले से ही जब नतीजे आ नहीं रहे थे, लोकसभा के नतीजे नहीं थे और लगातार कैंपेन चल रहा था, तो हम बार बार कह रहे थे कि संविधान बदल जाएगा, बार बार कह रहे थे कि संविधान बदल जाएगा। ये हम नहीं कह रहे थे क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि 370 पार हो गया और 400 पार हो गया तो हम संविधान बदलेंगे। उनकी मनीषा थी, वो बिल्कुल बाहर आई। सत्ता पक्ष में किसी ने उसका खंडन नहीं किया। जब चीजें हाथ से बाहर गई
तब प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ये भी नहीं कह रहे थे कि जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात की उनको पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो मूर्ख है, उनको वो कतई नकार भी नहीं रहे थे, उनको स्वीकारते हुए संविधान न बदलने की वो दुहाई दे रहे थे। ये डबल स्टैंडर्ड की बात लोगों के गले नहीं उतरी, इसीलिए जो हश्र हुआ 240 पे बीजेपी आई। मैं इस देश के तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि इस संविधान को उन्होंने बचा लिया। बाबा साहेब आंबेडकर का यदि आप सम्मान करते हैं, यदि बाबा साहेब आंबेडकर को आप मानते हैं, तो फिर बाबा साहेब आंबेडकर जो इतने विदुषी थे, जिसको पूरा विश्व आज भी लोहा मानता है, जो एक बेहतरीन अर्थशास्त्र, बेहतरीन कानून विधा, ये सभी विधाओं के और एक बहुत अच्छे इंसान थे, संघर्षशील इंसान थे। धर्म को इन सभी महामूर्खों से ज्यादा अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। ये कुपढ़ है, प्रश्न ये है। तो उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाई? मनुस्मृति जलाने के बाद भी उन्होंने क्यों कहा कि जन्म लेना किस धर्म में मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मरना में किसी धर्म में है, ये तो मेरे हाथ में है। और फिर क्यों दीक्षा भूमि में नागपुर के तमाम लाखों बांधवों को लेके क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया? उसका कुछ तो कारण होगा। हम तो ये कहते हैं कि भाई चलो, लोग कहते हैं कि आपको मनुस्मृति के क्या बारे में क्या मालूम। मुझे लगता है कि मनुस्मृति के बारे में जो आपने बताया वो तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये हिमखंड का ऊपर का दिखने वाला हिस्सा है। नीचे मनुस्मृति में आप जितने जाओगे उतना उतना आपको और पाने को मिलता है। ये करीब करीब 2694 श्लोक है, 12 अध्याय है। इसमें हिंदू संस्कार, श्राद्ध व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, हिंदू विवाह, महिलाओं के लिए नियम और जातीय व्यवस्था के लिए इस मनुस्मृति में क्या कहा, जिसको आंबेडकर जी कतई मानने को तैयार नहीं थे कि ब्रह्म ने विश्व की रचना की। ठीक है, की होगी, लेकिन ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण शब्द निकाला था। तो ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण शब्द निकाला, इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण किसी विधि पे अध्ययन करता है, यज्ञ करता है। ठीक है, क्षत्रिय जो है उनके बाहु से निकले थे, तो इसलिए वो रक्षा करने का काम उनका होगा, लड़ने का काम उनका होगा। पेट से भगवान ब्रह्म के पेट से वैश्य निकले थे, तो वो पूरे समाज के पालन पोषण का काम करेंगे, खेती व्यवसाय ऐसा काम करेंगे। और ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ था, जिसका काम है गंदगी साफ करना। ये वर्ण व्यवस्था यदि मनुस्मृति की देन है, तो इस मनुस्मृति को आग लगाने की शताब्दी इस देश ने बड़े पैमाने पे ये करनी चाहिए, उत्साहित करनी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए। क्या है, अब इन्होंने कुछ 2 राइटर्स की किताबें हैं, मैं बता दूं आपको, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये हम मतलब मनुस्मृति कैसी पढ़ाई जाएगी, अब संस्कृत तो मनुस्मृति लाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी.एन. झा की एक लिखी किताब है मनुस्मृति विद द मनुभाष्य ऑफ मेघातिथि। ये किताब है उनकी, ये स्टडी में रखने की बात हो रही है। और फिर टी कृष्णास्वामी अय्यर द्वारा लिखी कॉमेंट्री ऑफ मनुस्मृति, स्मृति चंद्रिका, ये किताब लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां महिलाओं के बारे में इतनी मतलब कई बार मुझे लगता है कि फिर यदि मनुस्मृति आज लागू हो जाती है, तो ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले का संघर्ष किस काम का? इस देश में मीरा का संघर्ष किस काम का? फिर तो आप श्री कृष्ण की मीरा को भी मत मानिए। फिर झांसी की रानी का संघर्ष किस काम का? झांसी की रानी को भी मत मानिए। फिर संघर्ष किस काम का? जीजामाता का, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म ही नहीं दिया, संस्कार भी घटाए। आज छत्रपति हमारे छत्रपति बन पाए और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके आज हम उनके नाम लेते हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मां ने जो संस्कार दिए, वो बात तो फिर उनका भी कोई मायने नहीं रखता। यदि मनुस्मृति के हिसाब से होगा, तो फिर विधवा होने के बाद तो उनको सामने भी नहीं आना चाहिए। ये कहां, किस बाबा आदम के जमाने में जा रहे हैं? या आपकी एक फ्रस्ट्रेशन है आपका कि आपको 370 पार नहीं मिला,
आप मनुस्मृति को संविधान की जगह नहीं लगा पाए, तो फिर सिलेबस में घुसड़ के लोगों के दिमाग में और लॉ में कानून क्या है? संविधान ही तो कानून है। कानून क्या पढ़ता है आदमी? संविधान ही तो पढ़ता है। कानून होता क्या है? कानून की कोई किताब अलग थोड़ी है। इसी संविधान से निकली हुई चीजें ही कानून है। और मनुस्मृति संविधान के सामने खड़ी होती है, संविधान को चैलेंज देते हुए। संविधान मानवीय मूल्यों को जपता है, मनुस्मृति धर्म के आड़ में मानवीय मूल्यों को रोंदता है। तो क्या चाहती? क्या हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया मनुस्मृति में महिलाओं के लिए किए गए परिभाषा का सम्मान करती है? वो कहती है इसे। फिर मनुस्मृति के अनुसार तो माननीय को वहां राष्ट्रपति भवन में होना भी नहीं चाहिए। तो क्या फिर उनका इस्तीफा लिया जाएगा? या फिर संविधान वैसा नहीं तो ऐसा बदलेंगे? सैकड़ों साल लगे हैं इस समाज को सुधारने में। अंग्रेजों ने डंडे मार मार के सती प्रथा बंद कर दी, कानून पास करके सती प्रथा बंद कर दी। ये तो पति के साथ पत्नी को जलाया जाता था। कितने लोग स्वेच्छा से जाते थे, कितने जबरदस्ती जलाए जाते थे, सबको पता है। विधवाओं का पुनर्विवाह का काम के लिए लोगों ने संघर्ष किया, पीढ़ियां गई। इस समाज में सालों सालों सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद महिलाओं को इज्जत देने का काम किया। और हमें गर्व होना चाहिए आशीष, जब ओबामा आए थे और उन्होंने मनमोहन सिंह को एक किताब भेजी और उस किताब पे लिखा, फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वहां सीताराम येचुरी खड़े थे, उन्होंने वो मार्क पढ़े। उन्होंने कहा कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, नो डाउट अबाउट इट। हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन आप ओल्डेस्ट कैसे हो गए? तो ओबामा ने ऐसा देखा, बोला अरे वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बोले हाउ कम? 1962 तक तो कालों को अधिकार ही नहीं थे, महिलाओं को अधिकार नहीं थे अमेरिका में। और हमारे यहां 1952 में ही वो अधिकार दे दिए थे। किसी भी जाति धर्म पंथ का हो, गरीब हो, रईस हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, सबको मतदान का अधिकार। वी आर ओनली नॉट लार्जेस्ट, वी आर द ओल्डेस्ट। उसने कहा एग्री। यह है हमारा देश, यह है सोच। मनुस्मृति में तो महिलाओं का मतदान का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि और किसी पर पुरुष को वो कैसी मोहर लगा सकती है पसंदीदा? उसको तो बस अपने पति का सुनना है और पति के प्रति समर्पित रहना है। आप किसी को पसंद करते हो तभी तो चुनते हो। नहीं, लेकिन भाऊ ये इसमें 2-3 चीजें और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ा नीरस हो सकता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज अपील करूंगा कि इस देश की आधी आबादी महिलाएं, और कुल आबादी में मैं कहूं तो 93%, 85% तो वैसे ही यहाँ 85-15 है। 85 पिछड़े और दलित हैं, 15 में भी सवर्ण जो है, उन सवर्णों में भी आधी महिलाएं, यानी 93% के लिए सोचने वाला विषय है। ये मनुस्मृति, इस मनुस्मृति के समर्थक इस देश में कौन है? कौन लोग लाना चाह रहे हैं? और मैं फिर ले जाऊंगा सवाल, लोग कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री पर क्यों जाते हैं?
प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं जाएंगे? इसका कोई जवाब दे। इस देश में जो मनुस्मृति के पुरजोर समर्थक है, सनातन संस्था है, महाराष्ट्र के ही आप और अच्छे से जानते होंगे संभाजी भिड़े को। संभाजी भिड़े वो शख्स है जो खुल करके बोलता है कि मनुस्मृति चाहिए, हमें मनुस्मृति चाहिए। और उस संभाजी भिड़े 2014 में जब मोदी का अवतरण हो रहा था इस देश के फलक पर, तो मोदी ने 2014 में अपने भाषण में उस संभाजी भिड़े की तारीफ की थी। फरवरी 2018 में मोदी ने ट्विटर पर संभाजी भिड़े के साथ अपनी फोटो डाली थी। कितना गर्व महसूस हुआ होगा। इस देश की महिलाएं, जब ये भाषणों पर तालियां, इस देश की महिलाओं ने ही ज्यादा समर्थन दिया है नरेंद्र मोदी को। ये कहने में कोई आंकड़े गवाह हैं, चुनावी आंकड़े जो आते हैं। मनुस्मृति यानी आप कुल को कलंकित कर देंगी अगर आप अपने पति या पिता से आजाद होती हैं। दूसरे की तरफ देखो नहीं। महिलाओं का चरित्र लुभावना होता है, उत्तेजित करती हैं। क्या क्या नहीं लिखा है? पीरियड्स में हो तो खाते हुए कोई नहीं देख सकता। कितना मतलब उस घटिया सोच पर, उस मनुस्मृति के घटिया सोच पर जो व्यक्ति मुहर लगा रहा है, जो उसको चाह रहा है इस देश में, संभाजी भिड़े, उसके साथ फोटो डाल करके गौरवान्वित होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, अपने भाषण में तारीफ करते हैं। तो मनुस्मृति क्यों नहीं आएगा? नहीं, सवाल आशीष इनकी मनीषा है। हम क्यों कह रहे थे कि मनुस्मृति रिप्लेस होने करेगी संविधान? क्योंकि 2014 से लेके 2024 और 2014 के पहले से नरेंद्र मोदी, संघ, भाजपा ये मनुस्मृति के हमेशा पूजक रहे। हाँ। इन्होंने कभी मनुस्मृति को नकारा नहीं। ये इसीलिए आंबेडकर इनके लिए एटीएम है। बाबा साहेब आंबेडकर चुनाव के दौरान इनके लिए आदरणीय बन जाते, लेकिन दलितों का उत्पीड़न ऊपर है। इस अमृत काल में 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, संविधान लागू हुए कितने साल हो गए। संविधान के हिसाब से देश चलता है, हम सब कहते हैं। आज भी दलित लड़की नदी में पानी पीती है तो पीटी जाती है। आज भी घोड़े पे बारात निकालने के लिए घोड़ी पे पुलिस संरक्षण लेना पड़ता है। सवर्ण दबंग नहीं निकालने देते। आज भी आदि मतलब गरीब दलितों की बेटियां ही क्यों हवस की भेंट चढ़ जाती। सवाल ये है, आप देखिए, आंकड़े देखिए, क्या आज भी किसी पिछड़े पे ही चेहरे पे पेशाब किया जाता है सवर्ण द्वारा? शूद्र कोई काम कर ही नहीं सकता। तो मनुस्मृति की तो अवहेलना तभी की प्रधानमंत्री जी ने जब एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। क्या मनुस्मृति लागू होने के बाद कोई दलित राष्ट्रपति बन पाएगा? क्या उनको कभी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी? इंजीनियरिंग की डिग्री थोड़ी है कि नौकरी मिलेगी। उनको तो सिर्फ एक ही काम होगा, स्वीपर का काम ही करिए, साफ सफाई। लेकिन मेरा आह्वान है सभी सुनने वालों को, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में कोर्स में लाने की बात नहीं, एक संविधान के अंत की शुरुआत है। इसलिए तमाम दलित, पिछड़े, ओबीसी, सवर्ण छोड़ के समाज के सभी लोगों को ये समाज की गंदगी साफ करनी होगी। और गंदगी है मनुस्मृति के पूजन। हालांकि कड़ा विरोध हो रहा है उसका, लेकिन विरोध का दमन करना ही जानते हैं। विरोध करने वालों पे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चले। उनको कहां से चाइना और कुछ नया अब कोई नया उनको बोला जाएगा कि भाई साहब वो एक्चुअली चाइना की एक मेल मिला था और चाइना से पैसा आ रहा था। फिर गोदी मीडिया रोज चलाएगा चाइना से पैसा आ रहा है, चाइना से पैसा आ रहा है।
और ये इतने शर्म बेशरम है कि ये झूठ भी बड़े ताकत के साथ कहते हैं गोदी मीडिया में। मुझे मालूम है सुशांत सिंह राजपूत की वो जो महिला मित्र थी प्रिया चक्रवर्ती, उसके बैंक अकाउंट तक ये दिखा रहे थे, ये उसके बैंक का स्टेटमेंट है, इतने करोड़ रुपए गए, और ईडी कहती कि कोई पैसा था ही नहीं उसके बैंक। तो ये फर्जी जनरेट करके आपको बता सकते, लेकिन ये संविधान को बचाने की लड़ाई, और ये अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी उससे भी विकट लड़ाई, उससे विकट। क्योंकि हमें वहां हमारा दुश्मन पता था, यहां सांप आस्तीन में बैठा हुआ है, इसलिए लड़ना जरूरी, इसलिए मनुस्मृति के बारे में जन जागरण करना जरूरी। मनुस्मृति के मायने बाबा आदम के जमाने में लेके जाना है। यदि मनुस्मृति है तो फिर वैदिक पीरियड में क्या था, कैसी महिलाएं शास्त्रार्थ करती थी। वेदकालीन स्त्रियों का यदि आप चरित्र देखें तो बेहतरीन सर्जन थी, वो बहुत वक्ता थी। यदि उज्जैन के जन परिषद में गांव की नगर वधु को मंत्री का दर्जा देके वीटो का पावर था, वो स्त्री शक्ति थी। वैदिक पीरियड के बाद ये जो कर्मकांड का पीरियड आया, वेदों में कतई नहीं लिखा है कि इसके मुंह से क्या निकला। वेद तो आपके कर्मों से आपकी जाति तय करता है। शूद्र के यहां से पैदा हुआ आदमी यदि बेहतरीन ज्ञानी होगा तो ब्राह्मण कहलाएगा। वह जाति वर्ण छुआछूत नहीं था वैदिक पीरियड। वेदों में छुआछूत नहीं, वेदों में जाति तुम्हारे कर्म से है, जन्म से नहीं। और कोई वंचित नहीं, महिलाओं को समान अधिकार जितने वेदों में हैं वहां तो कहीं दिखाई नहीं देते। तो वो गौरवशाली परंपरा छोड़ के ये ढकियानुसी कहां से पैदा हुआ, ये मनुस्मृति। ये मनुस्मृति समाज पे कंट्रोल करने के कुछ विधि थे। महिलाओं को दबा के रखो, संस्कृत महिला नहीं पढ़ सकती, महिला ये नहीं कर सकती, महिला वो नहीं कर सकती। ये आज महिला अंतरिक्ष में जाती है। आज महिला एयरबस और बोइंग उड़ाती है। हिंदुस्तान की बात आपने चर्चा किया, मैं एक सेकंड रुकूंगा। आज महिला सुनीता विलियम्स इसी भारतीय मूल की है, अंतरिक्ष में फंसी हुई है, ईंधन कम हो गया है और अंतरिक्ष से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पिछले 48 घंटे के भीतर की खबर है, सुनीता विलियम्स ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने वैदिक युग की जो महिलाओं के बारे में जो उनके ऊपर पाबंदियां बताया है मनुस्मृति में, गार्गेयी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा, ये मैत्रेयी शास्त्रार्थ किया करती थी वैदिक युग में। वेदों में इनका जिक्र है, बहुत बाद में मनुस्मृति आई है। वेदों में जिक्र है मैत्रेयी का, उस जमाने की दार्शनिक विद्वान। और एक मैं आज ये इसलिए कहूंगा, ये लॉ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे कोर्स में इसलिए शामिल किया गया है कि चलो ठीक है ये भी पता होना चाहिए। ये पता नहीं, ये स्टेप ही शुरुआत है दिमाग में वो दुराग्रह धीरे धीरे बीज बोने का। और मैं वो पढ़ के ही बताऊंगा, गोरख पांडे 1978 में गोरख पांडे ने जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और समाजवाद की भीनी भीनी सी खुशबू आई कि इस देश में समाजवाद हो सकता है, तो गोरख पांडे ने लिखा था समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ये कविता लिखा था, बहुत फेमस हुई थी पूरे देश में, देसी भाषा में लिखा था, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। इसलिए याद आ गया कि ये मनुस्मृति बबुआ धीरे धीरे आई की शुरुआत है। मनुस्मृति बबुआ धीरे धीरे आई। उन्होंने लिखा था समाजवाद की चर्चा जरूरी है जब मनुस्मृति की बात हो रही है, जो समाजवाद का बिल्कुल
एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। लिखा था गोरख पांडे ने, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई समाजवाद, नोटवा से आई, बटवा से आई, बिरला के घर में समाई समाजवाद, गांधी से आई, आंधी से आई, टूटही मड़इयो उड़ाई समाजवाद, कांग्रेस से आई, जनता से आई, झंडा से बदली हो आई समाजवाद, डॉलर से आई, रूबल से आई, डॉलर से आई, रूबल से आई, देशवा के बांधे धराई समाजवाद, वादा से आई, लबादा से आई, जनता के कुर्सी बनाई समाजवाद, लाठी से आई, गोली से आई, लेकिन अहिंसा कहाई समाजवाद, महंगी ले आई, गरीबी ले आई, कितनो मजूरा कमाई समाजवाद, छोटका के छोटहन और बड़का के बढ़हन, बखरा बराबर लगाई समाजवाद, बड़े वाले के हिस्से में ज्यादा नहीं और छोटे के हिस्से में छोटा नहीं, छोटका के छोटहन बड़का के बढ़हन, बखरा बराबर लगाई समाजवाद, परसों ले आई, बरसों ले आई, हरदम आकाशे तकाई समाजवाद, धीरे धीरे आई, चुपे चुपे आई, अखियन पर पर्दा लगाई समाजवाद, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई। ये गोरख पांडे ने जब समाजवाद की भीनी सी खुशबू थी तब लिखा था, लेकिन 1978, 22 और 24, 46 साल बाद मनुस्मृति धीरे धीरे आई बबुआ, मनुस्मृति धीरे धीरे आई। ये कमल पे बैठ के आई, धीरे धीरे आई। हाँ, कमल पे संघ बैठ के आई, शाखा से आई, धीरे धीरे आई। हाँ, डीयू के सिलेबस से आई, धीरे धीरे आई, के सिलेबस से आई, धीरे धीरे आई। ये लॉ फैकल्टी से आई, धीरे धीरे आई। ऐसा होगा ये, बिल्कुल वो फिट बैठ रहा है। और भाऊ आखिरी कमेंट, एक इसमें हम महिलाओं पर बात किए, पिछड़े और शूद्रों पर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जाति व्यवस्था, जिस जाति व्यवस्था का जन्म इसी मनुस्मृति से होता है, कहा था कि ये जाति व्यवस्था जो है, जाति प्रथा जो है, एक ये बहुमंजिली इमारत है, और ऐसी बहुमंजिली इमारत है जिसमें एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं, कोई सीढ़ी नहीं। क्या हम उसी बहुमंजिली इमारत में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को शिफ्ट करने जा रहे हैं? अब कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं, कोई इंदिरा आवास नहीं। हाँ, दो टुक बात में मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जनता को मिले हुए अधिकारों से त्रस्त है। वो ऐसा समाज चाहते हैं जिसके पास सिर्फ ड्यूटी हो, जिसके कोई अधिकार न हो। संविधान अधिकार देता है और मनुस्मृति सिर्फ ड्यूटी देती है, मनुस्मृति अधिकार नहीं देती। मनुस्मृति ब्राह्मणों को अधिकार देती है क्षत्रियों को समझाने के, और ब्राह्मणों को कैसा करे ये अधिकार देती है खुद किताब। ये मनुस्मृति के जनक बन के रहना चाहते हैं, ये जनता के अधिकारहीन करना चाहते हैं। मनुस्मृति सिर्फ महिलाओं के बारे में तो आपने बोला, लेकिन जब वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के हिसाब से चलेगी तो आज मेरे शूद्र को ये नहीं होगा कि मेरा आईएएस क्यों नहीं बन सकता, मेरा कोटा कहाँ है। बोलेगा आईएएस तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी औकात झाड़ू पोछा पे सीमित है, तुम्हारी औकात पाखाना सर पे उठा के ले जाने की औकात। महात्मा गांधी से लेके आज तक, मतलब ज्योतिबा फुले से शुरू करे, शाहू महाराज से शुरू करे, छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू करे, तो तब से आज तक स्त्रियों के लिए लड़ते आ रहा है समाज। तब से आज तक हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे हैं अधिकारों के लिए। और ये पूरी लड़ाई का निचोड़ जो प्रसादान है, जो प्रसाद है, वो प्रसाद था संविधान। इस संविधान में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज भी झलकेंगे, इस संविधान में आपको मीरा भी झलकेगी, इस संविधान में वेद भी झलकेगा, इस संविधान में शाहू महाराज, इस संविधान में ज्योतिबा फुले, आंबेडकर, ये सब झलकते नजर आते हैं। इस संविधान को प्रसाद के रूप में जब सामने आया तो उस थाली पे ठोकर मारकर फिर से वही धक्के अनुसार सिस्टम लाने का ये षड्यंत्र की शुरुआत है। यदि इस पौधे को यही नहीं दफनाया तो इतना याद रखना, आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। और उसकी शुरुआत यदि उधर से होती है तो विरोध की शुरुआत होनी चाहिए। और विरोध
रास्ते पे उतर के नहीं, विरोध यहां से, दिमाग से, ताकि जब बटन दबाने का टाइम आया तब ये सारा काम आ जाए। ये जन जागरण की जरूरत है। महिलाओं में, पिछड़ों में, दलितों में ये जन जागरण करने की जरूरत है कि मनुस्मृति के मायने क्या है। ये बाबा साहेब आंबेडकर को फिर से सम्मानित करने की जरूरत है। मेरे बाबा साहेब आंबेडकर भारत रत्न के भूखे नहीं थे। ऐसे 10 भारत रत्न उनके सामने कुछ नहीं है। वो इतने बड़े विदुषी थे कि फिर से उनको सम्मानित करने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि 25 जुलाई को जो आपने मनुस्मृति की कापी जलाई थी बाबा, उसको आज भी हम सलाम करते बिल्कुल। और ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय चलते चलते निवेदन भाव ने किया है। याद कीजिए, जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र से भाव भी हैं। महाराष्ट्र इस देश में जन जागरण का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। जिस अब आपको चुनना है संभाजी भिड़े संघ मोदी की विचारधारा को या संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, उनकी सोच। क्योंकि मैंने बीच में जिक्र किया था संभाजी भिड़े का। यही वो शख्स है जिसने कहा कि मनु संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर से बड़े हैं, महान। महाराष्ट्र की धरती पर ये कोई मानने को तैयार नहीं होता। और उस धरती पर आशीष भिड़े को सबसे पहले संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर को समझना होगा। ये कुपड़ आदमी है, इसको मनुस्मृति के बारे में भी जितना आप जानते उतना भी नहीं जानता है। और जो पसायदान लिख के गए ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर ने जो एंड में अपने पसायदान लिखा है, आता विश्वात्म के देने एणे वाग्यग्नि तोषावे तो सुनी मत जावे पसायदान, उन्होंने तो पूरे विश्व के लिए मांगा है। उस समय, आज हम कहते हैं कि वसुंधरा हमारी है, पूरा कुटुंब एक है। उस समय जहां जातियों में और धर्मों में समाज बटा हुआ था, उस समय एक युवा 20 साल की भी उम्र नहीं होगी जब ये लिखा गया, उसने पूरे विश्व के लिए शांति मांगी है। वो प्रार्थना पूरे विश्व के लिए है जिनको वो जानते भी नहीं। उस ज्ञानेश्वर को आप समझने के लिए भिड़े को कहीं जन्म लेने पड़े। ये कुपड़ आदमी है और इस कुपड़ को दूसरा कुपड़ ही एंडोर्स करेगा। एंडोर्स एकदम, ये पूरे शोक सबसे महत्वपूर्ण जो एकदम पंच लाइन कहता हूं, ये कुपड़ को दूसरा कुपड़ इंडोर्स किया है। लेकिन ये वक्त है कि हम आप इनको इंडोर्स न करें। वक्त को देखें, ज्योतिबा फुले वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस मनुस्मृति के खिलाफ आवाज उठाई थी। 25 जुलाई 27 में आग लगा दिया था, जला दिया था मनुस्मृति को। और छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्हें राजर्षि साहू कहते थे महाराष्ट्र में लोग, राजऋषि, राजर्षि। 26 जुलाई, मैंने कहा जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई 1902 वो तारीख थी। लोग सोचते हैं आरक्षण कब आया, पहली बार संविधान से आया, मंडल कमीशन से आया ना। 26 जुलाई 1902 की तारीख थी जब छत्रपति साहू जी महाराज ने, कोल्हापुर के छत्रपति, उन्होंने 50% आरक्षण लागू किया था। उस दौर में 90% सरकारी नौकरियां जो थी रियासत में, उन पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। बैकलॉग तक भरने का आदेश दिया था। ऐसा राजर्षि साहू, इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज के सामने नतमस्तक होता है इस देश का 85% आबादी होती है। छत्रपति ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया। छत्रपति ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून बनाया। तो आज उस छत्रपति को बचाने का, उस छत्रपति के विचारों को बचाने का समय है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, और इतना ही नहीं, आखिर तक वो कड़ी काशीराम तक आती है जो 70 में वामसेफ की स्थापना करते हैं। ये वक्त है, अभी भी ये सिलेबस के रास्ते धीरे धीरे आने की तैयारी है मनुस्मृति की। 370 नहीं आया है, लेकिन
कहते हैं अहंकारी व्यक्ति जब कोई निर्णय लेता है तो उसके रास्ते निकालता है, खोजता है रास्ते, क्योंकि उसे अपने अहंकार को तुष्ट करना होता है। उसे 140 करोड़ जनता की मन की बात नहीं, उसे अपने मन की बात लागू करनी होती है। तो अपने मन की बात लागू करने की जिद है, उस जिद के लिए शायद एक नया रास्ता है जो कानून के विद्यार्थियों के दिमाग में इंजेक्ट किया जाएगा। शुरुआत यहाँ से। सावधान रहिए, निगाह रखिए और बाबा साहब के संविधान के रास्ते से ही जीत भी हासिल करनी है। And it's happening because all our institutions have been captured. Our vice chancellors are placed not based on merit, but because they belong to a particular organization. And this organization and the BJP have penetrated our education system and destroyed it. What was done by Mr. Narendra Modi to the economy with demonetization has now been done to the education system. Youngsters, I want you to know that the reason this is happening and the reason you're suffering is because an independent, objective education system has been demolished and it has been replaced by an education system that is captured by the BJP, captured by their parent organization. Yesterday, some information come to us, some matter arise. There was some information. Manusmriti will be part of law faculty course. I have inquired. I have talked to Delhi University Vice Chancellor and he assured me some law faculty member have proposed some changes in their jurisprudence chapter. But when the proposal came in front of Delhi University administration, today, in fact, today there is a academic council meeting. There is no endorsement of any such proposal in the proper authentic body of academic council. Yesterday only, Vice Chancellor rejected that proposal. We all are committed to our constitution. We all are committed to our futuristic look, futuristic approach. Government is committed to uphold the true spirit and the letter of constitution. There is no question arising to include any controversial portion of any script. Yesterday only Delhi University Vice Chancellors clarified that. Some other information also came to our notice. With the continuous defeat, Congress party is becoming hopeless every day. They want to create confusion. They want to create anarchy in the academic system. They have raised certain issues in last 1 month after the defeat in the Lok Sabha and certain Vidhan Sabha elections. With frustration, they want to create a chaos, confusion among the students and the society in our country, which is unfortunate. They should accept their defeat. People have rejected them. They should have accepted. हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।